सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दिया। 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने वक्फ कानून पर सुनवाई के लिए उसके कुछ पॉइंट्स पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक इस पे कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता, ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, उसका मतलब क्या है और मुस्लिम जो कि इस फैसले के बाद जश्न में मदमस्त है, उन्हें लग रहा है कि बस हो गई जीत, ये कितना सही है, मुसलमानों को अभी जश्न क्यों नहीं मनाना चाहिए, आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करो इससे पहले आपसे एक अपील है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और वक्त पर आए इस सुप्रीम रिलीफ पर आप क्या सोच रखते हो कमेंट में लिख दो। आपके इतना करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। अब आते हैं टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले इस रिलीफ को समझने से पहले वक्फ क्या है और वक्फ का नया कानून क्या है उसे शॉर्ट में समझते हैं, ताकि आगे बात समझने में आसानी हो। वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए डेडिकेट करी जाती है, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए। ये प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड्स मैनेज करते हैं, जो कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस वक्फ एक्ट में कुछ बड़े बदलाव किए, जिसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कहते हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि विपक्ष और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको असंवैधानिक माना। उनका कहना था कि यह नया कानून रिलीजियस फ्रीडम और वक्फ प्रॉपर्टीज के राइट्स को खतरे में डालता है। अब इस नए कानून में क्या है, कुछ की पॉइंट्स आपको बताते हैं। नंबर 1, वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। हर वक्फ प्रॉपर्टी को अब ऑफिशियली रजिस्टर करना होगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यह पावर दी गई ये वेरीफाई करने के लिए कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या फिर नहीं। नंबर 2, वक्फ बाय यूजर खत्म। पहले अगर कोई जमीन सदियों से मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए यूज हो रही थी तो वो बिना डॉक्यूमेंट के भी वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती थी। नए कानून में इस रूल को ही हटा दिया गया। नंबर 3, नॉन मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में एंट्री। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को भी शामिल करने का प्रावधान डाल दिया गया। नंबर 4, कलेक्टर का रोल। पहले वक्फ बोर्ड के पास यह पावर था कि वो किसी प्रॉपर्टी को प्रॉपर नियम कानून के मुताबिक वक्फ डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन ये पावर अब कलेक्टर के पास चली गई। मोटा मोटा ये कुछ बदलाव हुए जिसने मुस्लिम कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर किया। चूंकि वक्फ मुसलमानों का रिलीजियस मामला है और भारत का संविधान हर रिलीजन के लोगों को यह आजादी देता है कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस अपनी मर्जी से फॉलो कर सकता है। बावजूद इसके ये बिल संसद में पास हो गया और 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसे अप्रूव भी कर दिया और इसी के बाद एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। इस नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 पिटीशन डाल दी गई, जिसमें कहा गया यह कानून संविधान के आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 29 एंड 30 के खिलाफ है। 16 और 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस पर सुनवाई करी। कोर्ट ने कुछ इंटरिम ऑर्डर भी पास किए ताकि जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं होता तब तक सिचुएशन कंट्रोल में रहे। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट आपको बताते हैं। नंबर 1, वक्फ बोर्ड में नई भर्ती पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता वक्फ बोर्ड में कोई नई अपॉइंटमेंट या भर्ती नहीं होगी, ना ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ काउंसिल फॉर्म किया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि नए बिल के नए प्रोविजन के अंडर नॉन मुस्लिम और दूसरे लोगों को बोर्ड्स में शामिल करने की बात कही गई है, जो कि कंट्रोवर्शियल है। कोर्ट चाहता है यह पहले क्लियर हो कि यह संवैधानिक सही भी है या फिर नहीं। नंबर 2, वक्फ प्रॉपर्टी की सेफ्टी। कोर्ट ने यह क्लियरली कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी को अभी डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, यानी उनका वक्फ स्टेटस हटाया नहीं जाएगा। जो प्रॉपर्टीज अभी वक्फ के अंडर है उनकी सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब वक्फ बाय यूजर जैसे काम करता था वैसे ही काम करता रहेगा, ये अभी खत्म नहीं होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा कंसर्न था कि बिल के अंडर सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज को डीनोटिफाई कर सकती है और उनको दूसरे काम के लिए यूज कर सकती है। कोर्ट ने इसको रोककर प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर दिया है। नंबर 3, कलेक्टर की पावर पर रोक। नए कानून में कलेक्टर्स को यह पावर दी गई थी कि वो वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। कोर्ट ने इस पावर को भी अभी के लिए रोक दिया क्योंकि मुस्लिम और विपक्ष का कहना है कि यह पावर कलेक्टर को बायस डिसीजन लेने का चांस दे सकता है, जो कि वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को खत्म करता है। कोर्ट ने इसको इंटरिम बेसिस पर सस्पेंड कर दिया ताकि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लिया जा सके। नंबर 4, सरकार को जवाब देने के लिए टाइम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिटेल जवाब देने के लिए 7 दिन का टाइम दिया और तब तक नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट चाहता है कि गवर्नमेंट अपना साइड क्लियरली एक्सप्लेन करे बिल के प्रोविजन क्यों जरूरी है और ये संविधान के खिलाफ क्यों नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड लीगल प्रोसेस है। ये कुछ पॉइंट है जिसपे कोर्ट ने रोक लगाई है, जो कि इनिशियली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिलीफ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जीत का जश्न मनाया जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा अभी आगे आपको समझ आने वाला है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अब इस केस पर डिटेल हियरिंग 5 मई 2025 को होगी और तब तक ये अंतरिम आदेश यूं ही लागू रहेंगे। लेकिन सुनवाई के दौरान सीजेआई के कुछ बेसिक सवाल
जो कि बहुत मायने रखते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, अंग्रेजी शासन से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं और 14वीं शताब्दी में बनी है। आप यानी सरकार चाहती है कि वो आपको सेल डीड दिखाए, कहां से दिखाएंगे? सीजेआई ने यह बात तब कही जब बात वक्फ बाय यूजर और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर आई। नए कानून में यह प्रोविजन है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को ऑफिशियली रजिस्टर करना होगा और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका वक्फ स्टेटस खत्म हो सकता है। जबकि फैक्ट ये है कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामिक लॉ से आया और भारत में सदियों से मस्जिदें, कब्रिस्तान और दूसरी प्रॉपर्टीज वक्फ के अंडर यूज होती रही हैं। ब्रिटिश रूल से पहले कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था। कई मस्जिदें जो कि 13वीं, 14वीं या 15वीं शताब्दी में बनी है, उनके पास कोई मॉडर्न सेल डीड या डॉक्यूमेंट नहीं होगा। यहां सीजेआई का पॉइंट बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर सरकार ये डिमांड करती है कि हर वक्त प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट दिखाओ तो ये हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज के लिए इम्पॉसिबल है। दिल्ली की मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम या जामा मस्जिद जैसे मॉन्यूमेंट के पास क्या 700 साल पुराना पेपर होगा? शायद नहीं। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट इसीलिए बना था। अगर कोई जमीन सदियों से रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की मानी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना, जैसा कि नए बिल में कानून है, ये पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा सीजेआई ने गवर्नमेंट की तरफ से वकील तुषार मेहता से पूछा, मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुसलमानों को भी एंट्री मिल जाएगी, वो उसका हिस्सा हो सकते हैं? इसका जवाब आप साफ साफ देंगे? यह सवाल तब पूछा गया जब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम की एंट्री पर बात हो रही थी। जबकि फैक्ट यह है कि वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बॉडी है। आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने इदारों को मैनेज करने का संवैधानिक अधिकार है। नए कानून का नया नियम है कि नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। यह आर्टिकल 26 का वॉल्यूशन है। उनके रिलीजियस राइट में इंटरफियरेंस है। और सीजीआई का सवाल एक डायरेक्ट और लॉजिकल चैलेंज है। अगर सरकार कहती है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को शामिल करना सही है तो वही लॉजिक दूसरे रिलीजियस बॉडी पर भी लागू होना चाहिए। हिंदू मंदिर बोर्ड जैसे तिरुपति बालाजी या शिरडी साई ट्रस्ट में मुसलमानों को मेंबर बनाया जाएगा? अगर नहीं तो ये सिलेक्टिव इंटरफेरेंस क्यों? सीजीआई का पॉइंट इक्वलिटी और फेयरनेस का है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका ये सवाल आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 के कोर प्रिंसिपल को जस्टिफाई करता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिएक्शन सामने आते हैं। कभी किसी ग्रुप के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है तो कभी उसी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट में इस्लामिक कोर्ट दिखने लगता है। इस मामले में भी यही हुआ है। एक ग्रुप जो कि वक्फ कानून के सपोर्ट में है वो सुप्रीम कोर्ट की इमेज को इस्लामिक और पाकिस्तानी कह रहा है। ऐसे दिखाया जा रहा कि कोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में काम कर रही है। हालांकि कोर्ट ने ना तो बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट किया और ना ही इंप्लीमेंटेशन को परमानेंटली रोका है। उन्होंने सिर्फ स्टेटस को मेंटेन किया है ताकि डिटेल हियरिंग हो सके। इसमें कोई इस्लामिक या पाकिस्तानी एंगल बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट का काम है संविधान के प्रिंसिपल जैसे इक्वलिटी, रिलीजियस फ्रीडम और जस्टिस को बनाए रखना। ये प्रिंसिपल सभी कम्युनिटी के लिए अप्लाई होते हैं, ना कि किसी एक रिलीजन के फेवर में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस्लामिक या पाकिस्तानी कहना एक चीप टैक्टिक है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोई रिलीजियस बायस नहीं दिखाया। उन्होंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और संविधान के हिसाब से बात करी है। अगर सीजीआई ने मिस्टर मेहता से पूछा कि नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं तो क्या मुस्लिम हिंदू टेंपल बोर्ड में भी आ सकते हैं? ये इक्वलिटी का सवाल है, ना कि किसी कम्युनिटी का सपोर्ट है। ऐसे में उसे इस्लामिक कोर्ट बताने वाला नैरेटिव कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश है। अगर कोर्ट हिंदू के फेवर में कोई फैसला देता है तो क्या यही लोग उसको हिंदू या आरएसएस कोर्ट कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग कोर्ट को इस्लामिक या पाकिस्तानी कह रहे हैं उनके पास कोई सॉलिड आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह एक ने कहा कि बीजेपी ने नया संसद भवन बनाकर अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई, लेकिन क्या फायदा जब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगी। आगे कहते हैं संसद भवन को तोड़ दो। यह बात सिर्फ बकवास से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट संविधान के आर्टिकल 32, 136 एंड 142 के तहत किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और इसमें आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। साल 1973 में केरल के कासरगोड में लोकेटेड एक मठ एडनीर मठ के मुख्य पुजारी हुआ करते थे केशवानंद भारती। मठ के पास कुछ जमीनें थी जिस पर उनका मालिकाना हक था। साल 1969 में केरल की स्टेट गवर्नमेंट एक लैंड रिफॉर्म लेकर आती है जिसके तहत मठ की कुछ जमीन को एक्वायर किया जा सकता था। मार्च 1971 में केशवानंद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच 1971 में केरल स्टेट गवर्नमेंट एक और बिल केरल लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट 1971 पारित कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर 68 दिनों तक बहस चलती है। 31 अक्टूबर 1972 से लेकर 23 मार्च 1973 तक और 13 जजों की एक बेंच 7-6 की मामूली बहुमत के साथ केशवानंद के फेवर में अपना फैसला सुनाती है। जिसका एक पॉइंट था, अगर संसद को अमेंडमेंट करने की अनलिमिटेड पावर मिल गई तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि उस पावर का मिसयूज किया जाएगा और गवर्नमेंट अपनी पसंद के हिसाब से अपने बदलाव करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टैंड
यही डेमोक्रेसी की असली पावर है। ऐसे में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोटा कहना या संसद भवन तोड़ दो बोलना जुडिशरी और पार्लियामेंट दोनों के खिलाफ सीधा हमला है। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और जुडिशरी का काम है उसको संविधान के दायरे में जांचना, और यही सेपरेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो कोई भी सरकार आर्बिट्री लॉज बना सकती थी जो आपके फंडामेंटल राइट को छीन लेते। अगर कोई कानून बनता और वो ये कहता कि आपके टेंपल को गवर्नमेंट कंट्रोल में लिया जाएगा तो क्या यही सपोर्टर चुप बैठते? बिल्कुल भी नहीं। संसद भवन तोड़ दो वाला स्टेटमेंट इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। हालांकि मैं यहां सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कई ऐसे जजेस भी हैं जिन्हें कुछ फैसलों के बाद इनाम भी मिला है। कोई रिटायरमेंट लेकर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो कोई जज रहते हुए एक कम्युनिटी को टारगेट करता है। चूंकि एक्सेप्शन रूल नहीं होता इसलिए एक्सेप्शन को हटाकर बाकी जो भी बचता है वो क्रेडिबल है। इसी तरह दूसरा ग्रुप जो नए वक्फ कानून के खिलाफ खड़ा है उनका अपना रिएक्शन है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जो शुरू से ही वक्फ बिल पर एक्टिव रहे हैं, उनका कहना है आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया। ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। इमरान का यह कहना कि फैसला संविधान की जीत है ये बिल्कुल सही है। कोर्ट ने संवैधानिक राइट जैसे आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25 को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन नए वक्फ कानून पर कोर्ट के टेम्परेरी रिलीफ के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी जश्न मनाने में लगी है उन्हें अभी यह समझना होगा कि अब तक फाइनल फैसला नहीं आया है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि मुस्लिम्स के मुद्दे पर सबसे बेहतर पॉलिटिशियन में आते हैं, उनका कहना है हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। जज संजीव खन्ना ने यह कंसर्न दिखाया ये कहकर कि हिस्टोरिकल वक्फ प्रॉपर्टी जैसे कि 13वीं 14वीं या 15वीं शताब्दी की मस्जिदों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन ओवैसी का यह पॉइंट लीगली स्ट्रांग है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर वक्फ कानून का कोर कॉन्सेप्ट है। अगर ये खत्म होता है तो सदियों पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी जैसे मस्जिदें और कब्रिस्तान डी नोटिफाई हो सकती हैं, जो कि आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम और आर्टिकल 26 रिलीजियस ऑटोनॉमी के खिलाफ है। चूंकि फाइनल फैसला अभी नहीं आया इसलिए बेहतर होगा कि अभी जश्न ना मनाए। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला आपके वक्फ प्रॉपर्टीज मस्जिद कब्रिस्तान मदरसे को प्रोटेक्ट करता है और ये संविधान की जीत है। वक्फ बाय यूजर और रिलीजियस ऑटोनॉमी के लिए कोर्ट का स्टैंड आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यह वक्त है पेशेंस और यूनिटी बनाए रखने का। नफरती नैरेटिव से बचो, लीगल प्रोसेस पे भरोसा रखो, अपने संवैधानिक राइट के लिए साथ मिलकर बोलो, लेकिन अमन और इंसाफ के रास्ते पर रहते हो। यह सिर्फ आपकी नहीं पूरे भारत के संविधान की लड़ाई है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो, हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो हमें ज्वाइन भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।